ओके, तो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की हम बात कर रहे हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस बेसिकली वेक्टर स्पेसेस ही होती हैं, लेकिन उन पर एक फंक्शन डिफाइन होता है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से फील्ड की तरफ। आपने उम्मीद है वीडियो भी देख ली होगी। ये सर। यस। ओके, मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करके कुछ एग्जांपल्स की तरफ आ जाता हूँ। एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है वी। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ओके, अच्छा, तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो v क्रॉस v से f की तरफ है। इस फंक्शन के तहत एक ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे जो जिसके दोनों एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस v से लिए जाएंगे, और उस फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। क्योंकि उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, इसलिए हम इस तरह से ये पहले की जगह छोड़ देते हैं और ये दूसरे की जगह छोड़ देते हैं। तो यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया जाए v क्रॉस v से, तो अगर हम उसके एलिमेंट लेते हैं v1 और v2, तो हम उसको यूं लिखेंगे, दिस इज द इमेज ऑफ v1 एंड v2 इन f। तो ये सेट f का मेंबर होगा, यानी फील्ड का मेंबर होगा। यूं कहें कि एक स्केलर होगा। अगर चंद एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, पहली कंडीशन ये है कि किसी भी एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर आप मिलाकर उसका इमेज लें, तो वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी। पहली कंडीशन इसमें ये है। सेकंड ये है कि, या इसी के साथ वो मिलाकर भी लिखी जाती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड v इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ v इटसेल्फ जीरो हो। दो हो गई, या चलें इसको हम सेकंड कह देते हैं। सेकंड ये है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2 शुड बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 एंड v1। अब ये कॉन्जुगेट उस सूरत में काम करेगा जब ये फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी। अगर रैशनल या रियल फील्ड होगी तो फिर इस कॉन्जुगेट के लगाने का कोई फायदा नहीं है। फिर v1 v2 कॉन्जुग इनर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू v2 v1 कॉन्जुग इनर प्रोडक्ट। ये कब? जब हमारे पास फील्ड r है। और एक और कंडीशन है थर्ड, वो ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ a v1 प्लस b v2 एंड v3, दिस शुड बी इक्वल टू a inner product of v1 v3 एंड प्लस b इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 v3। इस टॉपिक को अच्छे से इसलिए समझ लें कि ये हमने फंक्शनल एनालिसिस में भी डिस्कस करना है, तो मैं वहां दोबारा इस पर इतना फोकस नहीं करूंगा। अगर ये तीन कंडीशंस किसी एक फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हों, तो हम कहेंगे कि दैट फंक्शन इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस v। और जिस वेक्टर स्पेस में एक इस तरह का फंक्शन पाया जाए, उस वेक्टर स्पेस को हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, जी सर। ओके सर। अस्सलाम वी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विद दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मैं उसे IPS लिखूंगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस लिखने की बजाय। ओके जी। अच्छा, यहां से ये जो थर्ड कंडीशन हमने लिखी है, यहीं से हमें एक और कंडीशन भी मिलती है कि अगर हमारे पास फील्ड R हो, तो जरा इसी थर्ड को देखिए, हम यूं लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ v3 एंड a v1 प्लस b v2 दैट इज इक्वल टू a v1 प्लस b v2 एंड v3। लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फील्ड R है, और R फील्ड होते हुए हम ये कह सकते हैं कि v1 v2 इनर प्रोडक्ट इक्वल है इनर प्रोडक्ट v2 v1। इनकी जगह बदली जा सकती है, इन शॉर्ट यूं कहें तो। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू थ्री अगर इनर प्रोडक्ट है, तो यहाँ थ्री के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि इस ए को भी बाहर लिखा जा सकता है और इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v3, फिर प्लस करके इस बी को आउटसाइड लिखें और इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 v3 लिया जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे ए इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 v3 एंड प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 एंड v3। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे लीनियर कॉम्बिनेशन पहले कंपोनेंट की जगह पर हो या दूसरे की जगह पर हो,
दोनों सूरतों में वो जो स्केलर्स हैं उन दोनों को बाहर लिखा जा सकता है। ओके, तो सिर्फ इस थर्ड को इसी सूरत में ही ना देखा जाए, अगर इनकी जगह बदल दी जाए तब भी वो स्केलर बाहर चले जाएंगे। सर इनमें फील्ड नंबर और कॉम्प्लेक्स और रियल के अलावा कोई भी नहीं ले सकते? सॉरी सर इनमें जो हम फील्ड लेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ये हम कॉम्प्लेक्स और रियल के अलावा कोई भी नहीं ले सकते? और देखिए, हम यही आमतौर पर इनफाइनाइट फील्ड्स यही हैं। मैं शुरू में भी बता चुका हूं कि लीनियर अलजेब्रा में हम यही दो फील्ड्स को डिस्कस करते हैं, आर या फिर सी। फाइनाइट फील्ड्स पर भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इतना इस पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है या इतना थ्योरेटिकली उसको डिस्कस किया जाता हो। ओके ओके सर। अच्छा जी, तो अब कुछ खास किस्म की इनर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हम आर एन अगर लें या चलें आर स्क्वायर की बात करते हैं, तो आर स्क्वायर में तो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं इस तरह के x1 x2 वेयर ईच xi बिलोंग टू सेट आर। अब हम ये जानते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस है। जरा इस पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। हम इनर प्रोडक्ट लेंगे सेट आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर टू सेट आर, क्योंकि ये फील्ड ये वेक्टर स्पेस है ओवर आर। यानी हम एक ऑर्डर्ड पेयर चुनेंगे R2 में से और उसका जो इमेज है वो एक रियल नंबर मिलना चाहिए। और ऑर्डर्ड पेयर भी इस तरह से कि एक R2 का मेंबर है और दूसरा भी R2 का मेंबर है। फॉर एग्जांपल हम ये U ले लेते हैं जो कि है x1 x2, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं Y जो कि इक्वल है y1 y2। अच्छा, अब यहाँ U और U और V कह देते हैं इसको, UV इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए, हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए। हम डिफाइन यूं कर देते हैं कि x1 y1 प्लस x2 y2। ओके, आप देख सकते हैं कि ये एक रियल नंबर है और इसके तहत, इस फंक्शन के तहत इनर प्रोडक्ट की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आप अपने तौर पर ये चेक भी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। तो चूंकि ये आर स्क्वायर पर इनर प्रोडक्ट है, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अच्छा, ये जो खास किस्म का हमने इस पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है, इसको एक नाम दिया जाता है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। और इसी स्पेस को हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस भी कह सकते हैं, इस वजह से कि इस पर ये इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया। अच्छा, अब एक चीज का ख्याल रहे कि एक वेक्टर स्पेस पर एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट डिफाइन किए जा सकते हैं। आर स्क्वायर पर हमने एक इनर प्रोडक्ट ये डिफाइन किया है, इसके अलावा भी बहुत सारे इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन किए जा सकते हैं। मसलन आप अपनी बुक में एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3 है कि अगर यही हम आर स्क्वायर लें और इस पर इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन करें कि यू वी दैट इज इक्वल टू यू, उसी तरह से एलिमेंट है x1 x2 और v है y1 y2। u v इस तरह से डिफाइन किया गया है कि x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 एंड प्लस 3x2 y2। आप देख सकते हैं कि पहले वाला इनर प्रोडक्ट जो डिफाइंड है वो इससे मुख्तलिफ है। आप ये चेक कर सकते हैं, बल्कि बुक में ये प्रूफ किया गया है कि ये वाकई एक इनर प्रोडक्ट है ऑन आर स्क्वायर। इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर। तो ये दो इनर प्रोडक्ट्स हमें एक ही वेक्टर स्पेस पर मिल गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इनर प्रोडक्ट पर एक वेक्टर स्पेस पर एक से ज्यादा इनर प्रोडक्ट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे इसी सेट आर स्क्वायर पर दो हमने देखे। लेकिन इस इनर प्रोडक्ट को हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। इस तरह से डिफाइन किया गया इनर प्रोडक्ट ही यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहलाएगा ऑन आर स्क्वायर।
अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि r पावर n के लिए भी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। r पावर n के अगर हम एलिमेंट्स लें, एक u एलिमेंट लें जो कि है x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और एक दूसरा एलिमेंट लें v जो कि इक्वल है y1 y2 अप टू सो ऑन yn, तो इनके दरमियान इनर प्रोडक्ट हम इस तरह से डिफाइन करें u v, जैसे आर स्क्वायर में हमने किया था कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn, तो ये एक इनर प्रोडक्ट है और इसको कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन r पावर n, या फिर इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, हम वैसे भी डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से डिफाइन करते हैं ना कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया जाता है। तो बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट की ही एक किस्म की एक्सटेंशन है जो जनरलाइज्ड वेक्टर स्पेसेस के लिए डिफाइंड है। ओके जी सर। सर इसको ये भी तो कह सकते हैं n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। जी, दिस इज n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। जी सर जी सर, ये जो इन डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो तीन वेक्टर्स के लिए भी डिफाइंड होता है। जी इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। नहीं तो क्या सर ये जो है सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो भी स्केलर होता है ना? स्केलर ट्रिपल सर, प्रोडक्ट जो में एक तीन वेक्टर वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट भी प्रोडक्ट होता है। एक मिनट, अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो वो ये होता है a डॉट b क्रॉस c, उसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ सर हम आंसर सिर्फ तो स्केलर ही आता है ना? आंसर डेफिनेटली एक स्केलर आता है, लेकिन ये भी तो पहले एक वेक्टर है ना, तो इसलिए हम तो सिर्फ दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर ये आपको पहले से मालूम है, ये एक और मालूम है, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो सर इनर प्रोडक्ट जो है ये भी तीन वेक्टर्स का फिर लिया जा सकता है इसी सेंस में? नहीं, पहले तो फिर आप उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना। जी तो क्या हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया? सर वो तो वेक्टर आ जाएगा ना? देखें, दो आप वेक्टर्स सिर्फ के इस क्रॉस बात पे प्रोडक्ट बजीद ना हो कि आंसर एक स्केलर आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से जो ये एक्चुअली यहां से लिया गया है ना कि ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बी तो गिवन है ना, बी क्रॉस सी जो है, अगर आपको इस तरह से दो वेक्टर्स मालूम है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। तो मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट्स ये रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होने की वजह से इस इनर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी सर यूक्लिडियन सिर्फ रियल के लिए बोलते हैं उसको? मसलन और किसके लिए? यूक्लिडियन मसलन जो नाम दिया वो रियल सेट्स लिए अपना रियल्स के लिए ही होते हैं, रियल्स के लिए या आर पावर एन के लिए। सर अगर जो आपने आर स्क्वायर की एग्जांपल दी है जी, तो उसमें अगर x1 x2 नेगेटिव हो जाए तो फिर वो हमारी पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही। कैसे? अगर हम ये जो x1 है ये नेगेटिव कोई रियल नंबर है और x2 ओके तो हमने तो कहा है कि वो नॉन नेगेटिव उनका आना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ओके आप ये इसको इस बात पे भी गौर करें ना कि इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ शुड बी जीरो एंड इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर वो दोनों नेगेटिव होंगे, x1 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बना देगा। ये देखिए ना, अगर आप ये ले रहे हैं -2 -3, चले ये ले लेते हैं, पर्टिकुलर कर लेते हैं, तो u का u के साथ जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या मिलेगा, -2 इंटू -2 प्लस -3 इंटू -3, दैट विल बी 4 + 9। ओके ओके सर। ओके, तो एक और वेक्टर स्पेस लेते हैं हम। जी सर, सी के ऊपर जो हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे उसको भी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट बोलेंगे ना? सी पर भी यूक्लिडियन, ये एक्चुअली डिस्टेंस से लिया गया है कि जिनमें डिस्टेंस डिफाइंड है आम यूजुअली। क्लियर है ना?
आमतौर पर जैसे सर हम सी यूक्लिडियन, बेसिकली आर स्क्वायर ही है ना? सी के लिए भी इसको यूक्लिडियन ही कहते हैं। नहीं सर, ओके मैंने सर। एक जगह पढ़ा था, उसने लिखा हुआ था मेरे ख्याल में यूनिटरी स्पेस इसको कहते हैं, जैसे उसको यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं ना, आर आर की पावर एन को, तो सी की पावर एन को मेरे ख्याल में इस तरह से यूनिटरी मुझे स्पेस मुझे कहते एग्जैक्ट हैं। आइडिया नहीं है इस बारे में, मैं देख के बताऊंगा आपको। जी सर। जी सर कुछ गर्ल्स कह रही हैं कि उनका माइक आपने म्यूट किया हुआ है, तो आप इस देख नहीं काइंडली। सिंपली को कॉम्प्लेक्स अगर वेक्टर स्पेस है तो उस स्पेस ही बोलते हैं। ये फंक्शनल एनालिसिस में मैं पढ़ा रही थी तो उसमें किसको? कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पे अगर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करें तो उसका नेम यूनिटरी स्पेस है। ओके जी, ओके, ये मैं थैंक बता यू। रही थी जैसे। ठीक है जी, हाँ एक जी। ऑथेंटिसिटी आ गई। सर जी, सर सी बेसिकली आर स्क्वायर ही है ना? आर के अंदर तो मौजूद है, लेकिन आर से ज्यादा है ना, आर तो नहीं है। आर स्क्वायर सर, आर नहीं आर स्क्वायर, आर नहीं टू। नहीं नहीं, सी और आर स्क्वायर दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सी एक फील्ड है और आर स्क्वायर एक फील्ड नहीं है। आमतौर पर ये हम इस तरह से लिखते हैं ना कि x प्लस आयोटा y को हम यूं भी लिख देते हैं एक्स वाई, लिख देते हैं ना। जी सर। लेकिन जो सेट C है ये एक फील्ड है। अच्छा, कैसे ये फील्ड है? आप इसमें मल्टीप्लीकेशन देखें, C में एलिमेंट्स होते हैं a प्लस आयोटा b सच दैट a b बोथ बिलोंग टू r। ओके। अच्छा, और अगर हम दो इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर लें a प्लस आयोटा b और उसको मल्टीप्लाई करें c प्लस आयोटा d के साथ, तो हमें यहाँ से मिलता है ए सी माइनस बी डी और प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस बी सी, यही मिलता है ना। ये अगेन एक रियल कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन जब हम सेट आर स्क्वायर के दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एलिमेंट्स अगर हम लें ए बी कॉमा सी डी, तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ए सी बी डी। इनको एक तरह से इसलिए कंसिडर किया जाता है कि देयर इज द बाइजेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सी एंड आर स्क्वायर। ओके, ओके सर, ठीक है। ये बस इस तरह से इक्वल है जी और सर। इसमें स्ट्रक्चर नहीं एक जैसा इनका। खैर, हम बात कर रहे थे एक और एग्जांपल की कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। ये फंक्शनल में भी हम डिस्कस करेंगे। सर कुछ का माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर मैंने दें। सबका ही माइक म्यूट किया था और फिर सबके पास ये ऑप्शन है कि वो अनम्यूट कर लें। जी, मोहम्मद सलीम, आपका हैंड रेज है। सर उनका माइक म्यूट है और अक्सा भी है, उनका भी माइक म्यूट है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे आपसे। मेरी तरफ से तो किसी का भी यूं नहीं है म्यूट। सेटिंग्स वैसे ही हैं जैसे पहली मीटिंग्स में होती हैं। ओके, मेरा ख्याल है अब हमें आगे चलना चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी। यानी इस इंटरवल पर जितने भी रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूअस भी हैं, वो भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में इसकी एग्जांपल मौजूद है। अच्छा, अब चूंकि वो फंक्शंस हैं तो उन पर हमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है। देखिए कैसे इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f एंड g इस तरह से डिफाइन किया गया कि इंटेग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ t g ऑफ t dt, यानी उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाए
और फिर जो फंक्शन मिले उसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें a से b तक, तो ये हमें एक रियल नंबर मिलता है, ये डेफिनेट इंटेग्रल है। तो ये फंक्शन भी इनर प्रोडक्ट की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये याद रहे कि रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शंस पर इस तरह से एक इनर प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिफाइन किए जा सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्म की तरफ। कोई भी आपके पास एक वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस है और आप उसके किसी भी एक एलिमेंट को लेते हैं u इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, u के साथ ही आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं, आप जानते हैं कि दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन हम उसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद इटसेल्फ, ये जो भी नंबर हमें मिलेगा उस नंबर को हम कहेंगे कि दिस इज द नॉर्म ऑफ u, और उसे यूं मेंशन किया जाए, दैट इज कॉल्ड नॉर्म, नॉर्म ऑफ u। अगर ये नॉर्म 1 के इक्वल हो तो हम ये कहेंगे कि u इज नॉर्मलाइज्ड या यूनिट वेक्टर और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। ओके जी सर। और अगर एक वेक्टर नॉर्मलाइज्ड ना हो तो उसको नॉर्मलाइज्ड बनाया भी जा सकता है। गिवन कोई भी आपको एक वेक्टर गिवन हो v इन द वेक्टर स्पेस v, तो यहां से हमें एक वेक्टर मिल सकता है v ओवर इनर प्रोडक्ट ऑफ v। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका नॉर्म अगेन 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर v के लिए ये वाला वेक्टर हम मालूम कर सकते हैं जो कि नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होगा या फिर यूनिट वेक्टर होगा। ओके अच्छा, अब ये डिपेंड भी करता है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट कौन सी डिफाइंड है। अब देखिए पीछे जो आर स्क्वायर, हमने आर स्क्वायर में इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। अगर हम उसमें से एक एलिमेंट लें 3 5, हमने जो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के तहत अगर हम इसका नॉर्म फाइंड करें तो नॉर्म ऑफ दिस एलिमेंट दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको u कहें तो नॉर्म ऑफ u दैट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद u एंड होल स्क्वायर रूट। अच्छा, अब 3 5 का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो है 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा। सो 9 प्लस 25 होल स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 34 है। तो ये नंबर हमें मिलेगा इस इनर प्रोडक्ट के तहत जो हमने डिफाइन कर रखा है कि u इनर प्रोडक्ट v दैट इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2। लेकिन आप जरा गौर करें, पीछे हमने एक और इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन करवाया है, जैसे ये है। अगर इस इनर प्रोडक्ट के तहत हम इस एलिमेंट का नॉर्म फाइंड करें 3 5 नॉर्म, तो वो इक्वल होगा। अब देखें ये किस तरह से डिफाइंड है कि u और v का हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, पहले उनके पहले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। चलें इनर प्रोडक्ट से भी पहले हम इसके अपने साथ इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं नॉर्म से पहले। 3 5 और 3 5 का इनर प्रोडक्ट कैसे होगा ये हम अभी नहीं ले रहे। अच्छा, इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइंड है कि पहले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस पहले कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, मीन 3 इंटू 5, माइनस दूसरे कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें और प्लस 3 और दूसरे कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हमें इसका नॉर्म चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से हमें ये नंबर मिलेगा। सर ये ऊपर स्टेटमेंट जो है ये गिवन है? ये इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। मैं ये बता रहा हूं कि एक वेक्टर का अगर आपने नॉर्म लेना है तो ये साथ में कंफर्म होना चाहिए कि किस इनर प्रोडक्ट के तहत हम उसका नॉर्म लेने जा रहे हैं। अगर यूक्लिडियन में इनर प्रोडक्ट लेंगे इसी एलिमेंट 3 5 का तो वो कुछ और आएगा, और अगर किसी और इनर प्रोडक्ट में इसी एलिमेंट का नॉर्म लेंगे तो वो कुछ और हो सकता है। ओके
मसलन ये जो हमने ऊपर एक और इनर प्रोडक्ट डिफाइन करवाया है ये कंटीन्यूअस फंक्शंस में, तो ओके अगर सर। हमें एक फंक्शन दिया गया हो f ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर और वेक्टर स्पेस का जो इंटरवल है इंटरवल दिया जाए 0 से 1 तक, तो हम इसका भी नॉर्म फाइंड कर सकते हैं। f of x norm that will be equal to integral from 0 to 1 f of t यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर dx विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं और फिर इसका हमने स्क्वायर रूट भी लेना है, क्योंकि नॉर्म में उस वेक्टर का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लेकर जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो यहां से जो भी आंसर आएगा x पावर 5/5 और उसकी लिमिट होगी 0 से 1 तक और उसका स्क्वायर रूट दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/5। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड नॉर्म। ओके, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल पहले डिस्कस करते हैं। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनर प्रोडक्ट 0 हो उनको ऑर्थोगोनल कहेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v अगर 0 के इक्वल हो तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर u इज ऑर्थोगोनल टू v। और अगर हमारे पास एक सेट हो, फॉर एग्जांपल सेट S है, उसके एलिमेंट्स हैं u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un। अगर इसके हर दो एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल हों, हर दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल हों, तो हम ये कहते हैं कि दिस सेट इज ऑर्थोगोनल सेट, यानी S इज ऑर्थोगोनल if the inner product of ui and uj is equal to 0 for all I not equal to j। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल की। एक सेट है S, यही सेट S हम ले लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि S इज ऑर्थोनॉर्मल इफ, पहली कंडीशन क्या है कि S इज ऑर्थोगोनल, यानी S के कोई से दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट 0 हो, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ ui uj शुड बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। और दूसरी कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट इज यूनिट वेक्टर, ईच एलिमेंट ऑफ S इज नॉर्मलाइज्ड कह लें। नॉर्मलाइज्ड मीन यूनिट, यूनिट मीन उसका नॉर्म 1 हो, दैट इज नॉर्म ऑफ ईच ui इज इक्वल टू 1। यानी इसका क्या मतलब होगा, अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मिलाकर लिखें तो यूं लिख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ui uj शुड बी इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू j। और ये हमने अभी लिखा है इनर प्रोडक्ट ऑफ ui विद ui, क्योंकि नॉर्म की बात की गई है तो इसका मतलब ये है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ui विद ui होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1। और अगर हम दोनों साइडों पर स्क्वायर लें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ui इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दिस इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सेट S के तमाम एलिमेंट्स के लिए तो हम ये कहते हैं कि द सेट S इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, कोशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी के नाम से इसे जाना जाता है और ये बड़ी फेमस है। इनर प्रोडक्ट ऑफ uv, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो एलिमेंट्स लें, उनका इनर प्रोडक्ट लें, तो इनर प्रोडक्ट जो भी होगा वो एक फील्ड का मेंबर होगा, उसका आप मॉड ले लें, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u मल्टीप्लाई विद इनर प्रोडक्ट ऑफ v। ओके ओके सर। जी सर। अच्छा, अब यहाँ कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं। ऑर्थोगोनैलिटी की मदद से एंगल भी फाइंड किया जाता है। cos थीटा, अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और उनके दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है cos थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v
डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ यू एंड नॉर्म ऑफ v। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। सर ये जैसे सिंपल होता है डॉट प्रोडक्ट, जी बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह ही है। अच्छा, अब एक सेट है ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट से मुराद ऐसा है कि हमारे पास कोई सा एक W सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, W हम उसका एक सबसेट ले रहे हैं और हम उसके लिए एक नया सेट डिफाइन करने जा रहे हैं W ऑर्थोगोनल। W ऑर्थोगोनल में वेक्टर स्पेस V के वो वाले एलिमेंट्स लिए जाएं जो W के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हैं। यूं कहें कि इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद W इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग टू W। ओके, ओके सर। जैसे इसको एक एग्जांपल की जी मदद सर। से समझते हैं कि R क्यूब जो है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R क्यूब। अच्छा, ये एक वेक्टर स्पेस है तो ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। हम इस पर इनर प्रोडक्ट डिफाइन भी कर चुके हैं कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अच्छा, जरा इसमें देखते हैं, इसका कोई सा एक सबसेट लेके उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट लेते हैं। ये है ना R क्यूब। क्योंकि इसकी मदद से इंट्यूशनली समझना ज्यादा आसान है, इसलिए R क्यूब की एग्जांपल दी जाती है। ये X है, ये Y है और ये Z है। अगर हम इसका एक ऐसा सबसेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये मुकम्मल ही हम इसका एक सबसेट चुन लेते हैं। मतलब हम W ये ले रहे हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन, तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई कॉमा 0 सच दैट ईच एक्स वाई इज अ मेंबर ऑफ R। व्हाट इज द ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ W, कोई बता सकता है? स्पेस में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं R क्यूब में जिनके जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी जो सर W जी। पर। जी हेलो, आप ठीक बता रही थी। सर जी एक्सिस Z एक्सिस जो है वो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर है, या फिर Z एक्सिस का कोई भी उसके पैरेलल वेक्टर ले लिया जाए। Z एक्सिस के पैरेलल भी अगर कोई एक्सिस लिया जाए तो वो भी तो परपेंडिकुलर ही है ना। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ये वाले एलिमेंट्स होंगे सच दैट Z बिलोंग टू R। ओके, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, ज्योमेट्रिकली भी नजर आ रहा है कि वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम लाइनें जो कि एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर हैं, वो इसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट्स होंगे। ओके जी सर। जी सर। मीटिंग टाइम एंड होने वाला सर। ओके जी, मीटिंग टाइम एंड होने वाला और आज एक ही मीटिंग है। कल हम इंशाल्लाह, आप जिन काफी सारे लोगों ने अभी वो टेस्ट नहीं किया, वो टेस्ट सॉल्व कर